हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारे पास है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि सहकारी संस्थाएं। ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, आज हम इन चीज़ों के बारे में या इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे प्रॉपरली इसका मीनिंग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है, और इसके आगे इसके फीचर्स वगैरह को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है। तो देखिए, जो हमारे पास कोऑपरेटिव है, जो इंग्लिश का वर्ड है, ये एक लैटिन ओरिजिन वर्ड से आया है। लैटिन जो हमारे पास पफिक्स है वो है को, और दूसरा जो उसके लास्ट में जो वो है ऑपरेरी। अब को का मतलब होता है साथ में, और ऑपरेरी का मतलब होता है वर्क करना। तो कोऑपरेरी, इसको यहाँ पे कंबाइन अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे कोऑपरेटिव वर्ड निकल के सामने आया, ठीक है। और हिंदी में अगर देखा जाए तो सह और कारिता, सहकारिता, यानी कि सह का मतलब साथ में और कारिता का मतलब काम करना, साथ में मिलकर काम करना। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हो जाता है, सर जी सहकारी और सरकारी तो ये दो अलग अलग वर्ण हैं, इनको एक ही मान के बिल्कुल ना चलना। सहकारी का मतलब सरकार से नहीं होता, सहकारी का मतलब लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो अपनी इच्छा से एक पर्टिकुलर काम करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो पर्टिकुलर काम इकोनॉमिक ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब ये हुआ कैसे। जब पुराने टाइम की बात अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ लीजिए कि पहले जो किसान लोग थे, पहले जो छोटे छोटे लोग गरीब आदमी हुआ करते थे, तो उनको अपना जीवन यापन करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि वो लोग खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। कोई गाय भैंस जो है पालता था, उसके दूध के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। मतलब छोटे छोटे लोग छोटे छोटे व्यवसाय जो है उसके ऊपर निर्भर हुआ करते थे। लेकिन वो अपना जो भी उनका प्रोडक्शन था, जो भी उनके पास प्रोडक्ट हुआ करता था, वो उसको ओपन मार्केट में बेच के ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे थे। या यूं कहा जाए, जो बड़े बड़े उद्यमी, जो बड़े बड़े व्यवसायी थे, वो उनको कहीं टिकने ही नहीं देते थे, या उनको अपने आप में एक किस्म से पिछड़ापन महसूस होता था। वो बेहतर तरीके से मार्केट के अंदर अपना जो है शेयर होल्ड नहीं कर पाते थे, या यूं कहा जाए वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता जब भी वो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाते थे, क्योंकि ब्रांडिंग नहीं होती थी, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे हुआ क्या। अब वैसे ही छोटे छोटे जो किसान थे, देखिए मैं यहाँ पे किसानों का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो कई तरीके की होती, बहुत सारे तरीकों की होती है, लेकिन मैं समझाने के लिए किसानों को लेके चलूंगा। अब देखिए, किसान को मान लीजिए वो दूध का काम करता है, अब वो अपना दूध बेचना चाहता है, लेकिन वो अगर खुद से अपना काम करता है तो वो एक बहुत बड़े मार्केट शेयर का फायदा उसको नहीं मिलेगा। तो क्या करता है, वो अपने ही जैसे और भी कई किसानों को अपने साथ जोड़ लेता है और एक ग्रुप बना लेता है, ठीक है। अब सारे के सारे मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को रजिस्टर्ड करा लेते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, 1912 के तहत। अब ये ग्रुप काम कैसे करता है, तो आप सीधा सीधा ले लीजिए अमूल, अमूल इंडस्ट्री, यानी कहा जाएगी जो हमारे पास दूध बेचने वाली कंपनी है, पनीर बेचने वाली कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब अमूल के मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि जब बहुत से एक ही हैसियत के, यूं कहा जाएगा भाई छोटे छोटे लोग मिलके अपना जब बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके पास बड़ी मात्रा में पूंजी नहीं होती, लेकिन उनके पास होता है प्रोडक्ट, उनके पास होता है उत्पाद। तो वो थोड़ी बहुत पूंजी और उस उत्पाद को बेचने के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो उस ग्रुप के थ्रू अपना सारा का सारा काम करते हैं। अभी अमूल में क्या होता है देख लीजिए। तो किसानों ने ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद सारे के सारे किसान जो अपना दूध लाके अमूल फैक्ट्री में रख देते हैं। अब अमूल उस सारे दूध को अपने नाम से ब्रांडिंग करके बेचता है, यानी कि वो जितने भी मेंबर्स उससे जुड़े हुए हैं वही असल में उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक भी हैं और वही उसके लेबर भी हैं, सारा का सारा काम वही करते हैं। लेकिन क्या हुआ, उस एक ब्रांड ने या उस एक नाम ने, अमूल ने, उन सभी लोगों को जोड़ दिया। अब वो सारे के सारे एक ही जगह पे मिलके काम करते हैं। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा पहला तो ये हुआ कि जो गरीब आदमी जो किसान होता था उसको अपना दूध बेचना पड़ता था, तब उसको डिपेंड रहना पड़ता था एक दो पर्टिकुलर लोगों पे। लेकिन अब वो
डिपेंड नहीं है, अब वो एक किस्म से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसको पता है उसका जितना भी प्रोडक्शन होने वाला वो सब बिकेगा, कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है, तो इससे अब वो छोटी मार्केट की बजाय एक बड़ी मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। ये हमारे पास है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था भाई। और ये जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इंडिया के अंदर इसका एग्जिस्टेंस काफी टाइम पहले हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद या अंग्रेजों के टाइम पे जो हमारे पास 1912 जो एक्ट लाया गया, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ये एक्ट लाया गया था और तब से ये भारत में मौजूद है। बस ध्यान रखें कि हमारे पास जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मद्रास, यहाँ पे ये जो स्टेट्स है ना, ये इस एक्ट को नहीं बल्कि इनके अपने खुद के एक्ट यहाँ पे मौजूद हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर। ये बात तो यहाँ तक थी। अब बात करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो मूल मंत्र है, जो मेन यूकाजन थिंकिंग थीम है, किस बिहाफ पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं, तो देखिए इसका जो रूल है, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। ठीक है भाई, यानी कि ई ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल, या यूं कहा जाए ईच फॉर ऑल या ऑल फॉर ईच, सबके लिए एक और सब एक के लिए, यानी कि मिल के एक ग्रुप में एक किस्म से जुड़ के वो लोग काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखने वाली बात है कि ये संस्था के अंदर जितने भी मेंबर जुड़ते हैं वो सब वॉलंटियर्स होते हैं, यानी कि वो अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। ठीक है, और अब नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखिए सहकारी क्या है, सहकारी साथ मिलके काम करना। तो सहकारिता उस प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर अपने आर्थिक हित को बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से भाग लेता है।